राइट डाउन, हेडिंग लिखो वेक्टर अलजेब्रा। राइट डाउन, फर्स्ट लिखो इसमें स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं कि ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, है ना। आप लिख लीजिए क्वांटिटी, क्वांटिटी which can be described completely by magnitude only, which can be completely described, ऐसे लिखो completely described by magnitude only, like जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे आपको बता देते हैं, जैसे मास बोल दिया जाए, है ना, मास बोल दिया जाए, लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ के बारे में, या फिर टेम्परेचर के बारे में, एटसेट्रा, या वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम, इस तरह से। ये जो क्वांटिटीज है मास, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। जैसे लेंथ है 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर किस दिशा में, ऐसा थोड़ी ना बोला जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या, नॉर्थ साउथ, इस तरह से नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक है स्केलर क्वांटिटी, और इसको जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे 2 मास है 2 kg, बस 2 kg लिख दिया इस तरह से, ऐसा कि कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लिखो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए, नॉट ओनली कि मतलब मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है साथ में डायरेक्शन उसके साथ एसोसिएटेड है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन यदि आप देखें तो हम बोल सकते हैं अ क्वांटिटी which can be completely described, which can be completely described can be described using both magnitude and direction, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल हैं, वेलोसिटी है, जैसे वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, या फोर्स हो गया, फोर्स, या समथिंग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सब, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सब एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटी के। तो अब होगा क्या, जैसे यदि हम मास लेंथ की बात करें, तो लेंथ में लेट से मैं कहूं कि ए बी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक,
तो मैंने कह दिया बस ये 5 यूनिट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर या मीटर ए बी लेंथ हो गया। लेकिन यदि हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में जैसे यदि हम वेलोसिटी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहें कि जैसे ये है, ये ए से बी गया, तो अब यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड हुआ, तो ये टेल होती है और ये हेड होती है वेक्टर की, ये टेल है और ये हेड है वेक्टर का। तो ये जो हो गया, इसको नाम दे देते लेट से ए बी के ऊपर एक एक कैप लगा देते हैं, ये वेक्टर ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये लेंथ भी है, लेंथ कुछ लेट से कुछ मैं ले लेता हूँ 5 मीटर ले लेता हूँ, लेट से ये लेंथ 5 मीटर है, और डायरेक्शन ईस्ट ले लेता हूँ, जैसे ये इस तरह से हम कंपास बना देते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ, लेट्स इस तरह से, तो ये ईस्ट हो गया, है ना। इस तरह से ये डायरेक्शन बना दी, तो ए बी क्या हो गया, है ना, ए बी क्या हो गया, इसमें क्या आएगा 5 मीटर आएगा प्लस कुछ इसकी डायरेक्शन इसके साथ, है ना। तो अब 5 मीटर मतलब ये लेंथ आ गई और कुछ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये जो हम लोग ये इस तरह से ईटा कैप लगाया ना, ये डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर। बाद में हम देखेंगे कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, देखो ये क्या होती है, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सिचुएशनल होती हैं, मतलब ये स्केलर भी बिहेव कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी के जैसे भी बिहेव कर सकते हैं, एज वेल एज वेक्टर के जैसा भी काम कर सकते हैं। ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करते ना, मतलब हाँ, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ये टेंसर क्वांटिटी है। क्या इतनी बात समझ आए, है ना। ये सिचुएशनल होती है, आपने देखा होगा आई एक्स आई वाई, आई एक्स वाई भी होता है नहीं होता है वहां पे। तो यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेस्ट एग्जांपल है टेंसर क्वांटिटी का, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग लिखो यूनिट वेक्टर। अब ये देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, या फिर इसी को लिखते हैं डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर, सो टेंसर में क्या लिखूं, कहाँ पे यूनिट वेक्टर आप लिखो, टेंसर क्वांटिटी में मतलब आप लिख सकते हो अ क्वांटिटी विच कैन बी बिहेव एज बोथ क्वांटिटीज, स्केलर एज वेल एज वेक्टर, ठीक है। वैसे डेफिनेशन से ज्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ है। आगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसी को हम लोग डायरेक्शन वेक्टर कर देते हैं। जैसे लेट से मैं आपको बताऊं कि ये लेंथ है कुछ ए बी, है ना, ए बी है, तो अभी ये सिर्फ लेंथ है, लेकिन यदि मैं इसमें एक डायरेक्शन वेक्टर एसोसिएट कर दूं, ये यहाँ से स्टार्टिंग है और ये एंड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर, है ना। अच्छा ये ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड को हम ए बी ऐसे लिखते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको ऐसे लिखा जाता है, दिस इज मतलब ये जो ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको हम ए बी को इस तरह से लिखते हैं, ए बी वेक्टर का ऊपर ये मॉड लगा देते हैं इस तरह से, तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए बी, है ना, ए बी वेक्टर। तो अच्छा इसमें क्या होगा, वेक्टर आ गया प्लस इसकी डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन है, तो ये जो है, ये जो डायरेक्शन है, ये इसको बोलेंगे डायरेक्शन वेक्टर, और यही एक यूनिट वेक्टर होता है। एंड तो इस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर को, ए बी वेक्टर को यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, मैग्नीट्यूड से, तो ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर, है ना। नोट डाउन, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो
तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना? जैसे हाँ सर। और इसको ना कैप से, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, तो हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ए कैप, ये कैप ए के ऊपर ये जो कैप लगा दिया ना, ये इस तरह से साइन बना दिया, इसको पढ़ते हैं ए कैप। क्या पढ़ते हैं? हाँ ए कैप। एक है। इसका इसका मीनिंग होता है दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज हाँ सर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए। ठीक है, इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, वेक्टर इन कोऑर्डिनेट एक्सेस। अ वेक्टर, हाँ सर। a vector in coordinate axis। है ना? कोऑर्डिनेट एक्सेस में एक वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है ये देखना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता हूँ इस तरह से। ये 3D स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना? ये राइट हैंड सिस्टम रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो यदि मैं इसको एक्स एक्सिस बना दें, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो देखो इसमें कितने क्वाड्रेंट, कितने कितने पार्ट होंगे यदि आप देखें इसको, तो देर आर 8 8 पार्ट। हाँ, मतलब 8 पार्ट हो जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, और उनको बोलते हैं ऑक्टेन, नॉट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। ऑक्टेन। क्वाड्रेंट नहीं बोलते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं। ऑक्टेन का मतलब 8 से होता है, ठीक है। तो देर आर 8 ऑक्टेन्स। और जैसे इसमें जैसे ये एक्स हो गया, राइट हैंड, इसमें राइट हैंड थंब रूल आप देख सकते हो कि यदि आप इस तरफ फिंगर्स को इस तरह से करोगे, जैसे इस तरह से फिंगर करोगे ऐसे, और फिर इनको कर्ल करोगे वाई की तरफ, है ना, राइट हैंड में, तो ये जो डायरेक्शन होगी थंब की, ये जेड की डायरेक्शन होगी। समझ आए? कितनी बात समझ आए? ये जस्ट स्ट्रेच करोगे फिंगर राइट साइड, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, फिर फिंगर्स को कर्ल करोगे वाई की डायरेक्शन में, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? जेड की डायरेक्शन। तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप ये समझ सकते हो राइट हैंड थंब रूल फॉलो करता है ये। हाँ तो सर। ये एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसमें यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई से, तो इसका लेंथ कितना होगा? 1 ना, तो ये आई हाँ होगा, है ना, 1 यूनिट आई, आई वेक्टर हो गया। ऐसे ही आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे कैप। हाँ, जे कैप हो जाता है। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है वो के कैप होता है ना? तो ये एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या यूं कहें कि आई जे के आर बेसिस अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऐसा सोच सकते हो। बेसिस मतलब आई जैसे ही दिखेगा तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर दिया गया है। जे का हमारा मतलब होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और जेड के का मतलब है जेड एक्सिस के अलोंग। तो अभी हमारा जो जेई में सिलेबस है वो 3 ही है, आगे चल के आप मल्टी डायमेंशनल के बारे में भी बात कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। अब मैं एक वेक्टर बनाता हूं, जैसे जैसे मैं लिख देता हूं कि x पे मुझे 2 यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 हो गया, और y पे लेट से मैं 1 यूनिट जा रहा हूँ y के अलोंग, y के अलोंग, तो मतलब यहीं से आप y के पैरेलल आप 1 यूनिट ले लीजिए इस तरह से, ठीक है, इधर पहुंच गए। अब फिर आप z पे लेट से ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यूनिट लेट से, तो z के अलोंग जैसे इसको मैं ज्वाइन कर दूं, देखो इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं,
और जेड के अलोंग मैं 3 यूनिट चलूंगा, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखोगे तो अब हाँ समझ में आएगा कि ये पैरेलल है, पैरेलल हो रहा है ना इस तरह से। लेट से ये हाँ 3 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। तो अब एक वेक्टर हमें मिला ओरिजिन से, ये कॉल दिस भी ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर हो गया ओ ए। तो अब हम ओ ए के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ओ ए वेक्टर क्या है। ये ओ ए वेक्टर क्या है, इसको क्या बोलेंगे, देखो एक्स पे कितना है 2 यूनिट ना, तो ये हो गया 2i, 2i। फिर y पे कितना है बताओ, y पे है 1 यूनिट, तो 1j। 1j को लिखने से अच्छा है कि आप सिर्फ क्या लिखो, j लिख दो, समझ आए। हाँ j। और फिर z पे कितना है, z पे 3 कितना 3 है 3 यूनिट, तो क्या हो जाएगा 3k। इस तरह से आपने ए की पोजीशन पहुंच गए आप। यदि हम कोई कहे कि बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या कहोगे, ए के कोऑर्डिनेट है 2, 2, 1, 3, यही कहोगे ना, है ना। हाँ और इसी चीज को देखो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है ओ ए, तो ये क्या है 2i प्लस जे प्लस 3k, इस तरह से। और इसी चीज को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या बोलते हैं, ए का पोजीशन पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन, देखो पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा उसकी टेल कहाँ पे होती है, जल्दी बताओ। ओरिजिन। ओरिजिन पे। ऐसा वेक्टर जिसकी टेल हमेशा ओरिजिन पे हो, वो वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो पोजीशन बता रहा होता है। तो एक जनरल पॉइंट, एक पोजीशन जैसे ओ पी, पी पॉइंट है कुछ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो जनरल पोजीशन ओपी वेक्टर क्या लिखा जाएगा बताओ, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, सोच के बताओ कितना है। सर इसी पॉइंट एक्स आई का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई एक्स डी आई कैप प्लस कैप जेड कैप। प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या इतनी बात हाँ समझ गए, है ना। अच्छा, हाँ अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि लेट्स ये ए है, इधर बी बना देते हैं, बी बना देते हैं ये पॉइंट, ठीक है चलेगा। तो यहां से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ओबी लेंथ बता सकते हो आप कितना होगा, ओबी लेंथ, ध्यान से देखना ओबी लेंथ। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ तो यहाँ नीचे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आई, ओ हाँ हाँ है ना। अच्छा, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे ओ बी ए, ओ बी ए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, राइट एंगल एट बी होगा है। ये थोड़ा विजुलाइज करने पे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। यदि आप राइट वाई एक्सेस की तरफ से देखोगे तो ये पूरा इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से देखो राइट, यदि वाई एक्सेस के अलोंग देखोगे ना तो इस तरह से दिखेगा। ये ओरिजिन है ओ, और यहाँ पे बी है, और ये इस तरह से चलेगा, ऐसे ऐसे विजुलाइज होगा, ठीक है। ये हाँ ए आ गया, तो ये 3 था, और ओ बी अभी आपने निकाला, ओ बी कितना है, ये वाला सिचुएशन है। तो अब हम यदि ये कहें कि ओ ए कितना है, ओ ए लेंथ, तो आप क्या कहोगे कि ओ बी का स्क्वायर, मतलब ओ बी का स्क्वायर मतलब ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और प्लस ये 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हाँ ऐसा। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या था 2, 1, 3, और उसका लेंथ कितना हो गया ओ ए अंडर रूट 2 टू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इन द सेम वे यदि हमारे पास ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर है, और हम ये आपसे कहें कि बताओ ओपी लेंथ कितना है, ओपी लेंथ बताओ कितना है, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या कहोगे अंडर अंडर रूट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये होगा। हाँ सर। अब यदि हमारे पास ओपी वेक्टर भी मिल गया, ओपी वेक्टर है, देखो ओपी वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। देखो एक्स वाई जेड ये स्केलर्स हैं, ठीक है। अब ओपी कैप। आपसे, हाँ अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ यूनिट वेक्टर बताओ, ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, या फिर आप ऐसे बोल सकते ओपी कैप,
ओपी कैप, मतलब इस तरह से। तो आप क्या कहोगे सर, इस एक काम करते हैं, ओपी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी कर देते हैं तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मतलब ओपी वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर ओपी का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या इतनी बात समझ है? हाँ सर। नोट दैट डाउन, जल्दी से लिखो इनको फटाफट, है ना? हाँ सर। राइट, और नेक्स्ट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। लेट्स से ये एक्स वाई जेड है और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये ओ ए आ गया, है ना? और यहाँ पे एक बी पॉइंट है x2 y2 z2, ये दो पॉइंट है ए बी। तो अब यहाँ पे हमें ए बी, सबसे पहले तो हम ए बी वेक्टर निकालेंगे कि ए बी वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल लॉ लग जाएगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये बताओ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि वेक्टर सम इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है, ट्रायंगल बना रहा है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है जो ट्रायंगल बना रहा है। तो इन सब का सम करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करोगे तो ये जीरो वेक्टर आएगा। जीरो वेक्टर आएगा, जीरो नहीं, क्या आएगा? जीरो वेक्टर, जीरो। है ना? एंड यदि आप टू डायमेंशनल या एक प्लेन में n मल्टीपल वेक्टर्स हो और यदि वो एक क्लोज लूप बना रहे हो तो भी उन सब का सम क्या होगा, जीरो आएगा। ये चीज याद रख लीजिए। नॉट ओनली ट्रायंगल लॉ, एनी पॉलीगन लॉ आप देख लीजिए इस तरह से। ये मैं आपको बता देता हूँ कि लेट से इनको वेक्टरिकली कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ये हो गया ऐसे, ये ऐसे वेक्टर है, ये ऐसे इस तरह से, ये क्लोज लूप बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई वेक्टर, है ना, और ये एफ वेक्टर हो गया। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सो ऑन प्लस एफ। देखो इन सब का डायरेक्शन मैटर करता है कि किस तरह से डायरेक्शन, तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ये टू डायमेंशनल में होना चाहिए। थ्री डायमेंशन में भी आ जाएगा लेकिन वो क्लोज लूप आना चाहिए। थ्री डायमेंशन में भी आप इसको लगा सकते हो लेकिन वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना कंसेप्ट समझ आया क्या? ठीक है, इन द सेम वे अब हम देखें ओ ए वेक्टर। ये ओ ए वेक्टर है इस तरह से, ये ओ बी वेक्टर है। ठीक है, तो देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर क्या इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा? देखो माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि ओ बी वेक्टर ऐसा था लेकिन आप अपन चल कैसे रहे थे, इधर से ऐसे आना था। ओ ए वेक्टर ऐसा जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, लेकिन ये क्या हो गया, ओ बी की डायरेक्शन अलग है। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये माइनस इस ओ बी लिखा, वरना फिर हमें क्या लिखना पड़ता, बी ओ वेक्टर। यदि प्लस लिखते तो यहाँ पे बी ओ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर लिखा जाता। तो अब देखो यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या हो गया बताओ, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है कि यदि हम ए बी वेक्टर की बात करें जिसका ए का पॉइंट है ये और बी का पॉइंट ये है, तो ये क्या है, ओ बी वेक्टर मतलब पहले बी वाले में से, मतलब हेड वाले पोजीशन वेक्टर में से टेल वाला पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट होगा, है ना? तो दैट इज क्या लिखेंगे बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये पी बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस, तो ये ए बी इस तरह से डिफाइन होगा, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ए और बी की पोजीशन गिवन है, तो ओ ए वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ, क्या है ओ ए वेक्टर बताओ, ओ ए वेक्टर क्या गिवन है, ओ ए वेक्टर इज x1i प्लस y1j प्लस z1k था। तो मुझे एक डाउट है सर। यस तो आपने वो माइनस ओ बी वेक्टर क्यों लिया? हाँ वही तो बता रहे थे बीच में, वही चीज चल रहा था। देखो हम क्लोज लूप बनाएंगे, देखो इस तरह से ओ ए वेक्टर, फिर ए बी वेक्टर, फिर बी ओ वेक्टर। ओके ओके ओके। तो अब हमने यहाँ बीओ नहीं लिखा, बीओ की जगह क्या लिख दिया, ओ बी लिखा, तो ओ बी लिखने के लिए इसकी डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या इतनी बात है ना। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ओ ए वेक्टर है, ऐसे ही ओ बी वेक्टर कितना है, ओ बी वेक्टर बताओ, x2i प्लस y2j प्लस z2k आ गया, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे बताओ, ए बी वेक्टर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दें, मतलब ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर। तो इसमें से ये सब देखो, इसमें होता क्या है, लाइक टर्म को लाइक से सब्ट्रैक्ट होता है, आई वाले टर्म आई से ही सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि x2 में से y1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, तो आई वाले में से आई वाले ही सब्ट्रैक्ट होंगे, जे में से जे, के में से के। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के, ये इस तरह से ये वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये ए बी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बताया था बताओ, यदि हमारे पास कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखा था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था ना, मैग्नीट्यूड निकाला था कि इसका ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर ये था, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर देंगे। आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना है बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और क्या यही डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, हाँ ना, तो दो पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला ये आ जाता है, नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड अ वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर और एक वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। लेट्स से ये एक फिगर बनाता हूं मैं, दिस इज x y z, एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल हमेशा ओरिजिन पे हो और उसका हेड कहीं, ये p पॉइंट हो गया लेट्स से, तो ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर और पॉइंट P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब लेट्स से एक और वेक्टर है बिल्कुल ऐसे इसी के पैरेलल मैंने बना दिया, एक और वेक्टर है इसी के पैरेलल जिसका जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल ओपी वेक्टर जैसा है, लेकिन इसकी टेल कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी हो सकती है इसकी टेल, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर, क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स, ठीक है। और एक और वेक्टर होता है लोकलाइज्ड वेक्टर, क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर, है ना, जिसका लाइन ऑफ एक्शन तो बिल्कुल आपको डिफाइन है कि मतलब इसी लाइन पे कहीं चल के है, इसी लाइन में, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है कि मतलब इस पे अप्लाई किया जा रहा है, जैसे फोर्स इस पॉइंट पे
अप्लाई किया जा रहा है, क्यू पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है, और इसका देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ओपी जैसा ही है, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफाइंड है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या इन तीनों में डिफरेंस समझ आया? पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। हाँ सर। फ्री वेक्टर कहीं पे भी जा सकता है इस तरह 3 डायमेंशन में, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। लोकलाइज्ड हाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको पता रहता है, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के लिए। तो क्या ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्वल वेक्टर्स। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्वल वेक्टर्स। हाँ सर। इक्वल वेक्टर्स, है ना? अच्छा बताओ, दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? When we can say two vector are equal? So same magnitude, same direction, और हाँ बताओ। So two vectors are said to be equal only if their magnitude and directions are the same. क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। अच्छा ओके ओके। लेट्स से मैं ये कह रहा हूँ कि एक वेलोसिटी वेक्टर है जो है 2i + 3j, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन वेक्टर है जो 2i + 3j। क्या ये दोनों सेम है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं। नहीं है, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ ओके। है ना? क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। तो समझ आया कि दोनों वेक्टर को यदि इक्वल होना है तो उनको सेम फिजिकल क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ठीक है? बाय द वे, हाँ नॉट इक्वल टू ए इन दिस सिचुएशन। तो टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ they have same magnitude, direction, and represent the same physical quantity, and represent the same physical quantity. Represent the same physical quantity. क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। एक मिनट ये लिख। हाँ लिख लीजिए, राइट डाउन। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट डाउन, if a vector equals I plus sin x j plus e to the power x k, and b vector equals cos x I plus k are equal vectors, then find the real values of x. Then find the real values of x. आंसर करो। हाँ तो देखो, इनको आंसर कितना आ गया बताओ? वही है। 0 आ रहा है इसमें, है ना? तो देखो आएगा क्या, जैसे a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर है, तो दो वेक्टर इक्वल है, तो देखो जिनका जो i वाला पार्ट है, i वाले पार्ट के इक्वल होगा। मतलब i प्लस साइन x j प्लस e टू पावर x k इज इक्वल टू
cos x i प्लस k, ऐसा वेक्टर है। तो यदि ये इक्वल है तो ये इक्वल तभी होगा जब i का कोएफिशिएंट इसके इक्वल हो। जैसे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x के इक्वल हो जाएगा। अच्छा sin x किसके इक्वल हो जाएगा, देखो sin x जो है, यहाँ j तो है नहीं, तो j का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। और e टू पावर x जो k का कोएफिशिएंट है, मतलब e टू पावर k का कंपोनेंट, kth कंपोनेंट आप बोल सकते हो, कंपोनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो kth कंपोनेंट है e टू पावर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे यदि आप cos x इक्वल टू 1 देखोगे, तो यदि आप, तो यहाँ पे देखेगा कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k पाई आ जाएगा ना, 2n पाई, बाय द वे n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है, देखो तो। और अच्छा यहाँ पे देखो sin x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू ये भी, ये n पाई आ जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और e टू पावर x इक्वल टू 1 है, तो इसमें सिर्फ एक ही x है, x इक्वल टू 0 है। तो इन तीनों में जो मैच कर रहा है, ऐसा x चाहिए जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो ऐसा x क्या हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देन फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x। तो एक ही आंसर आएगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो कंपोनेंट है, ये लाइक कंपोनेंट इक्वल क्यों होने चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक थ्योरम है कि जैसे i, j एंड k आर थ्री इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, आर थ्री independent vectors and anyone can't be written as linear combination of other two। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मतलब, जैसे इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यदि हम कहें, तो हम कुछ कहेंगे कि स्केलर जैसे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये क्या हो गया, इसमें ए बी सी स्केलर है और ये प्लस से एडिट है, तो इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे एंड के, ऐसा बोलेंगे। आई जे के का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है कि आई कोई भी एक वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर कोई भी ले लो, जैसे जे ले लिया, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि अदर टू का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि ए आई प्लस बी के ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि i प्लस साइन एक्स जे प्लस e टू पावर एक्स के इज इक्वल टू cos x i प्लस के था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओगे, तो ये मिलेगा 1 माइनस cos x टाइम्स i, ठीक है। और ये क्या मिलेगा, साइन x माइनस कुछ है नहीं यहाँ पे j में, तो साइन x j ही रहेगा, और प्लस e टू द पावर x माइनस 1, और ये k आ जाएगा ऐसा। एंड दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब i j k आर इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा ही नहीं कभी किसी एक का दूसरे में। तो ये एक ही सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है जब ये सब के सब क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। जब सब के सब 0 के इक्वल होंगे तभी ये 0 के इक्वल होगा, एल्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा किया गया कि cos x की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर sin x की वैल्यू 0 और e टू पावर x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या ये पुराना वाला ये जो मेथड था, ये समझ आया क्यों हमने ऐसे किया, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है,
ठीक है। एक नेक्स्ट, मिनट, अब वो लिखना है। हाँ आप लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन कॉलिनियर वेक्टर्स। हम्म, कॉलिनियर वेक्टर्स हम्म, लिखा। अच्छा, हम्म, कॉलिनियर वेक्टर से क्या मतलब है कि दो वेक्टर कब कॉलिनियर होंगे? जैसे लेट्स से ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है, हम्म, और ऐसे ही एक बी वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर फिर से एक ए वेक्टर ये ऐसा है, ए वेक्टर, और एक बी वेक्टर है जो इसके एंटी पैरेलल है, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर हाँ, मिला, ये बी वेक्टर मिला, एंटी पैरेलल हो गया। और एक ऐसा भी है कि मतलब ऐसी सिचुएशन में ये फ्री वेक्टर है तो आप इसको ऊपर नीचे सब जगह इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये ए वेक्टर हो गया है ना, इसी के आगे हमने एक बी वेक्टर लगा दिया, पैरेलल या एंटी पैरेलल कुछ भी, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन में आप बोलोगे ए एंड बी आर कॉलिनियर वेक्टर। क्या बोलोगे इन सारी सिचुएशन में? क्या बोलोगे कि ये ए और बी क्या है, कॉलिनियर वेक्टर है। इनकी डायरेक्शन सेम या एंटी पैरेलल हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर इनमें ए और बी में आप देखोगे तो ऐसा है कि ए इज इक्वल टू कुछ लेमडा टाइम्स बी मिल जाएगा क्या? बी लेमडा मतलब स्केलर, देख लो ध्यान से। अच्छा, लेमडा कोई स्केलर है, ये हम्म, लेमडा कैसे पता चलेगा? क्या ये इस सिचुएशन में मिलेगा, पहली वाली सिचुएशन में? कैसे पता चलेगा कि ये लेमडा मिल रहा है? देखो, एक काम करते हैं कि इन दोनों में यूनिट वेक्टर तो दोनों का सेम ही होगा ना, हाँ, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए, ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। समझ आए? तो ये देखो, ये ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये बी वेक्टर आ गया। तो ये जो सिचुएशन, ये जो बना है, ये तो स्केलर है ना, यही लेमडा का काम कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू लेमडा बी हो रहा है। क्या इतनी बात समझ आए? हाँ, हाँ, इसमें यदि ये एंटी पैरेलल है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो लेमडा में अपने आप दिख जाएगा। यदि लेमडा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब डायरेक्शन सेम है दोनों की, और लेमडा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब कि इस तरह की सिचुएशन है, अपोजिट डायरेक्शन हाँ, है ना। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि कोई दो वेक्टर कॉलिनियर है, देन हम्म, देयर मस्ट बी अ नॉन जीरो स्केलर लेमडा? क्या ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, या इनफैक्ट मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, आप नोट लिख लीजिए फटाफट। क्या है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b are said to be collinear here if, कब बोलेंगे बताओ, कब बोलेंगे? if, लिखो, if, आई डबल एफ लिख दो, if and only if vector a is equal to lambda b where lambda belongs to real except जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। अच्छा, एक वेक्टर और एक जीरो वेक्टर, क्या ये हमेशा कॉलिनियर आएगा? एक नॉन जीरो वेक्टर हाँ, और एक जीरो वेक्टर, तो वैसी वाली सिचुएशन हम इसमें कवर नहीं कर रहे, है ना। हम्म, एक हम इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर लिखा है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। मतलब वो वाली भी केस यदि देखना है तो एक और डेफिनेशन में तुम्हें देता हूँ, राइट ऑन दैट डेफिनेशन, दैट इज अ थ्योरम बाय द वे। लिखो थ्योरम क्या है। सब 1 मिनट ऊपर जा सकते हो। हम्म, where lambda
belongs to real except 0. हाँ, जीरो नहीं आएगा क्योंकि नॉन जीरो है ना, जीरो हो जाएगा तो फिर ये तो गड़बड़ ही हो जाएगा, बात ही गड़बड़ हो हाँ ना। टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इनको कॉलिनियर तभी कहा जाएगा यदि हमें एक ऐसा स्केलर मिल जाए लैम्डा जो कि ये रिलेशन को फॉलो करता हो। हाँ ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम ए और बी को क्या बोलेंगे कि ये भाई कॉलिनियर है। ठीक, हाँ सर. नेक्स्ट लिखो एक थ्योरम लिखो बाय द वे। टू वेक्टर्स A and B are collinear if and only if there exist scalars m and n, at least one of them is non-zero such that ma plus nb is equal to zero वेक्टर। क्या बात समझ आई? अब देखो ये थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा है ये थ्योरम। इसमें ना जीरो वाले वेक्टर भी काउंट हो जाते हैं। जैसे यदि इनमें से कोई एक बी वेक्टर जीरो हो गया, ए नॉन जीरो हो गया, तो भी वो काउंट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ऊपर जो नोट हमने लिखा है ये तब है जब नॉन जीरो है, और ये तब है जब कोई भी दो वेक्टर है, मतलब यदि कॉलिनियर है, यदि हमें एम और एन ऐसे स्केलर मिल जाते हैं जो इस थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर कॉलिनियर वेक्टर्स। क्या इतनी बात समझ आई? पढ़ो ढंग से इसको, क्या बोला जाए इसको, देखो फिर से समझो। टू वेक्टर ए एंड बी आर कॉलिनियर if and only if there exists a scalar m and n, at least one of them is non-zero। कम से कम एक नॉन जीरो हो, और वो इस तरह से हो कि m a प्लस n b इक्वल टू जीरो। यदि दोनों जीरो हो गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दोनों जीरो, देखो जैसे यदि दोनों जीरो हो गए, जैसे ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है ना, ये a वेक्टर है और b वेक्टर हो गया, तो ये m टाइम्स a, यदि जीरो m जीरो हो गया तो जीरो टाइम्स a प्लस n भी जीरो हो गया, जीरो टाइम्स b, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा ना, जीरो वेक्टर। फिर तो ये इस डेफिनेशन को भी फॉलो करने लगेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, कि कम से कम m और n में से कम एक को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब यदि ये नॉन जीरो नहीं है, यदि ये नॉन जीरो नहीं है और ये जीरो है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो। और यदि बी जीरो वेक्टर हो गया तो फिर ए कोई भी वेक्टर और एक जीरो वेक्टर है, तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। या दो जीरो वेक्टर हैं वो भी कॉलिनियर हो जाएंगे। तो इसने ये वाले पॉइंट भी कंसीडर कर लिए। क्या इतनी बात समझ आई? है ना? इसको रफ करें क्या, है ना? आई थिंक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट डाउन, कुछ क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। show that the 3 points A 1, -2, 3, B 2, 3, -4, and C 0, -7, 10 are collinear। शो करो फटाफट, है ना, आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इसको।
सॉल्यूशन दो तरीके हैं, एक तो आप डिस्टेंस मेथड से देखो अप्लाई कर सकते हो कि ए बी डिस्टेंस निकालो। ए बी डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ, इसमें से ये सेपरेट 2 - 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 3 - 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो 5 स्क्वायर हाँ। है ना, प्लस -4 -3 -7 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है बताओ, 49 + 1 50 एंड 25 75 हो रहा है ना। तो 5√3 लिखेंगे उसको, 75 को 5√3 लिख देंगे। अच्छा ए बी मिला, बी सी लिख लो। बी सी कितना आ गया, बी सी लेंथ, बी और सी इसके बीच में डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 300 हाँ, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सेम आता है, 2 स्क्वायर लिख देते हैं। हाँ। -7 -3 मतलब -10, तो 10 स्क्वायर लिख देते हाँ। हैं। और 10 माइनस माइनस प्लस 14 ना, हाँ सर, 14 तो फिर स्क्वायर कितना, 144 + 4 148, तो 248 आ रहा है। तो कैसे नहीं 14 स्क्वायर तो 14 स्क्वायर कितना होता है, 196 196, सॉरी 196 + 4 200 प्लस 200 100 + 100 300, तो क्या हाँ सर। 10√3 10 हो रूट। जाएगा। हाँ ए बी मिल गया। अच्छा ए सी और निकाल लेते हैं, ए सी लेंथ, ए सी तो कितना आ जाएगा, ए सी डिस्टेंस निकाल के बताओ कितना आ रहा है ए सी। तो 1 स्क्वायर -1 वही हाँ मतलब 1 स्क्वायर प्लस, देखो और माइनस 5 5 स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हाँ फर्दर क्या हो जाएगा बताओ। 5 हाँ 49 50 और 25, क्या ये 5√3 आ जाएगा। हाँ सर। तो ये क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ये आप देखो ए बी या यू कहें कि ए बी प्लस ए सी इज ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या, बी सी आ रहा है। हाँ तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, इसकी सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है, कुछ इस तरह का है, देखो ध्यान से कि क्या ए मिडिल वाला पॉइंट हो गया, ये ए मिडिल हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ऐसा कुछ। देखो ये मिड पॉइंट सा लग रहा है कि ए बी और ए सी दोनों सेम है ना, देखो ध्यान से, ए बी और ए सी सेम, ए बी और ए सी सेम है, और ये इसका ट्वाइस है, दोनों को ऐड करें तो बी सी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से, तो क्या ये कॉलिनियर हो गया, क्या यही कंडीशन होती है कॉलिनियर की, हाँ बिल्कुल। सर। इसका मतलब है ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो अभी हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूले से देखा, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे वेक्टर से कैसे करेंगे इसको, एक और मेथड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इनके पोजीशन वेक्टर हमें पता है ए बी सी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि ए बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही आता है ना। हाँ सर। ये बी का पोजीशन हो जाएगा 2i + 3j - 4k ना, इसमें से i - 2j + 3k सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में से 1 गया तो ये 1 टाइम्स i आ जाएगा, 3 हाँ। में से -2 गया तो कितना हो गया, +5j आ गया, और ये देखो -4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना, -7k, ये ए बी वेक्टर हो गया, कॉल दिस B1, ठीक है। अच्छा ए बी मिल गया, ऐसे ही मैं ए सी वेक्टर निकाल लेता हूं, चलेगा। ए सी वेक्टर बताओ कितना आ रहा है, ए सी वेक्टर बताओ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -i आ जाएगा, -5j + 7 -5j और ये प्लस +7k 7k। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे यदि मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये क्या, i + 5j - 7k आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस, देखो ए सी वेक्टर था, ये माइनस टाइम्स क्या हो गया, क्या इसको ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, है ना।
AC वेक्टर, तो ये क्या बोला, देखो लीनियर स्केलर मिल गया कि नहीं मिला हमें, देखो स्केलर लैम्डा, ये AC इज इक्वल टू लैम्डा AB आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें देखो एक कॉमन है, तो ये बोल रहा है कि AC वेक्टर जो है, जो भी हो, मतलब ये A है और इधर C वेक्टर हो गया, AC वेक्टर इज इक्वल टू कुछ माइनस AB है, तो A कॉमन है, A कॉमन है और माइनस AB है तो नेगेटिव इसका इधर, ऐसा ये बता रहा है B वेक्टर। तो ये इक्वल है, तो बताओ देखो क्या ये कॉलिनियर हो गए एक ही लाइन में, क्या हमें लैम्डा मिल गया, लैम्डा मिला कि नहीं, लैम्डा बाय द वे -1 मिला, तो -1 जितना, तो यहाँ से भी मिला कि देखो B और C के बीच में A पॉइंट है, B और C के बीच में A पॉइंट है और इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो बाय द वे हमें जैसे ही ये एक्सप्रेशन मिली, तो यही एक्सप्रेशन हमें बताती है कि पॉइंट ABC आर कॉलिनियर, दिस इम्प्लाई A, B एंड C आर कॉलिनियर, क्योंकि हमें स्केलर, एक स्केलर लैम्डा मिल गया है और वो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1। कितनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। if the vectors 3i minus 5j plus k and 9i minus 15j plus pk are collinear, then find the value of p. Then find the value of p. p का वैल्यू आप बताओ। तो इसमें थोड़ा क्लैरिटी कर दे, कैसे पता चला कि कॉलिनियर है। कि देखो हुआ क्या कि AB और AC का सम BC हो गया, तो ये तभी होगा जब कॉलिनियर होंगे, कॉलिनियर के अलावा और ये इक्वल हो ही नहीं सकता। जैसे यदि ये इस तरह का होता, ये ऐसा होगा, तो फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ये A है और ये B है और ये C है, तो यदि ट्रायंगल बनता है तो इसमें पता क्या होता है, सम ऑफ टू साइड AB प्लस AC जो होता है वो ग्रेटर देन BC हो जाएगा, तो ट्रायंगल बनेगा। और ये इक्वल तभी आएगा जब AB प्लस AC तभी आएगा जब ये कॉलिनियर होगा। सोचो ना, ये लेंथ और प्लस ये लेंथ मिलके इतनी लेंथ हो गई है, तो ये कब होगा, जब ये कॉलिनियर होंगे, कॉलिनियर के अलावा तो होगा ही नहीं। समझ आए? हाँ। है ना। और यहाँ पे देखो ये कैसे पता चला कि ये देखो ये AC इज इक्वल टू माइनस AB आ गया, तो ये क्या बोल रहा है कि AC एंड AB आर एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे लेट से मैं AC ये वेक्टर बना दी, जैसे ये A हो गया और ये C वेक्टर हो गया, और AB वेक्टर कुछ इस तरह का वेक्टर हो गया, लेट से ये AB वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर बता रहे ना माइनस के साथ, लेकिन दोनों में A कॉमन है, ये दोनों का A कॉमन है। तो भाई ये क्या होगा, ये पूरा वेक्टर जो है यहां से उठ के, ये पूरा वेक्टर यहां से उठ के कहाँ चला जाएगा, इस A पे मिल जाएगा। समझ आए? इस A पे मिलेगा, जिस A पे मिलेगा तो ये क्या बन गया, कॉलिनियर वेक्टर बन गया। क्या इतना बात क्लियर हुआ कि कैसे पता चला कि कॉलिनियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में कि इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू, तो यदि कॉलिनियर है, if these are collinear then there must be a lambda is there, मतलब 9i minus 15j plus pk। यदि ये कॉलिनियर है तो एक लैम्डा स्केलर जरूर होगा, 3i minus 5j plus k। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर आ गए, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा
9 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा, और p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। देखो ध्यान से, इक्वल कर दिया ना, i वाले कंपोनेंट i के इक्वल, j वाले कंपोनेंट j के इक्वल, और k वाले कंपोनेंट k के इक्वल। तो यहां से तो देखो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहाँ पे पुट करो तो ये देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है दोनों। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? एनी डाउट, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं ना? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बाय द वे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर combinations of vectors, है ना? वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो, लेट v1 कॉमा v2 कॉमा v3 ऐसे ही vn are n vectors and lambda 1 comma lambda 2 comma lambda 3 up to lambda n are n scalars. Then the representation कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, lambda 1 v1 प्लस lambda 2 v2 प्लस lambda 3 v3 प्लस 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 lambda n vn is called linear combination of vectors, of given vectors. क्या इतनी बात समझ आए, है ना? तो ये स्केलर है और ये वेक्टर है, इनको लीनियरली स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को नाम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। नोट डाउन, राइट डाउन। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3i plus 4j plus k in the linear combination of express this in the linear combination of following vectors, a वेक्टर लिखो i plus j minus k, b वेक्टर लिखो i minus j, and c वेक्टर लिखो j plus k. Answer it. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो, सोचो, है ना? कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी के टर्म्स में लिखो। तो कहने का मतलब है 3i प्लस 4j प्लस k जो है वो कुछ lambda 1a प्लस lambda 2b प्लस lambda 3c। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस lambda 1 lambda 2 lambda 3 की वैल्यू आप निकालो। सो ये क्या कर दिया आपने, यू हैव रिटन दिस
एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। समझ आए? तो इसको हाँ। लैम्डा 1 टाइम्स ए कर देता हूँ, ये आई प्लस जे माइनस के, है ना, प्लस लैम्डा 2 टाइम्स बी कर देता हूँ, बी कितना है I आई minus j. माइनस जे, एंड प्लस लैम्डा 3 टाइम सी कर देता हूँ, दैट इज जे प्लस के। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ। है ना, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे अब आप तीन इसको, equal हाँ एग्जैक्टली, लैम्डा 1 तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 में 3 इक्वेशंस बनेंगे और उसको आपको सॉल्व करना है। मतलब 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या, लैम्डा 1 आई का कोएफिशिएंट, आई का कंपोनेंट कंपेयर कर दे रहे हैं, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, है ना, और 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जे का कंपोनेंट लैम्डा 1 minus lambda 2 plus लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 आ जाएगा, और के का कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना, माइनस लैम्डा 1 और इधर प्लस लैम्डा 3 चलेगा, है ना। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताओ, लैम्डा 1 कितना आ रहा है, लैम्डा 2 कितना आ रहा है और लैम्डा 3 कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। लैम्डा 1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 2, लैम्डा 2 की वैल्यू 1, 1 लैम्डा 3 की वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल सही है। तो हो गया ना, मतलब इसी चीज को क्या लिखेंगे फिर, 2 टाइम्स ए प्लस लैम्डा 2 मतलब 1 टाइम्स बी प्लस लैम्डा 3 टाइम्स सी। तो हो गया ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन, यू हैव एक्सप्रेस्ड दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। हो गया? तो मेरा एक डाउट है सर। यस। सर हमने ये कर तो लिया, पर हमने जब हमने ये करके अचीव क्या किया एक्सप्रेस करके, इसका कोई फायदा है क्या? नहीं, मतलब बोला जा रहा है कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, इसे बस इसी करना। आगे आएगा ना लीनियर कॉम्बिनेशन का फायदा आएगा जब हम हाँ कोप्लानरिटी देखेंगे, डिस्कस करेंगे हाँ कोप्लानरिटी। हम्म, ठीक है, हाँ सर, पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब उसका कहीं प्रयोग है, ठीक है। हाँ सर, हाँ, तो बट आपने एक्सप्रेस करना समझ में आया, समझ में आ गया सर, कंप्लीटली समझ में। है ना। एक और क्वेश्चन लिख दो, इस बार कर हाँ दो। वी हैव वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन, एक्सप्रेस माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k, तो माइनस साइन। हाँ माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k एज लीनियर कॉम्बिनेशन of the vectors 2i plus j minus 4k, 2i minus j plus 3k and 3i plus j minus 2k। हाँ सर, कंफर्म। हाँ, देखो यहाँ पे मैं एक हिसाब लगा देता हूँ, यहाँ में मोटा हिसाब किस तरह से आएगा, देखो माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k को हम लिखेंगे कुछ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे x टाइम्स 2i प्लस j माइनस 4k, चलेगा, प्लस दूसरा स्केलर y ले लिया, ठीक है, ये भी स्केलर्स की तरह काम कर सकते हैं, 2i माइनस j प्लस 3k, ठीक है, और प्लस z, ये तीसरा स्केलर ले लिया, 3i प्लस j माइनस 2k, चलेगा ऐसा। हाँ तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। हाँ हाँ माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2x प्लस 2y प्लस 3z ना, 3z हो जाएगा। अच्छा, माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3
इज इक्वल टू, देखो x माइनस वाई और प्लस जेड, है ना। और हाँ सर। 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, -4x और प्लस 3y और z कितना है, -2z। तो देखो ये जो वेक्टर वाली इक्वेशन थी, ये क्या बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, सिस्टम ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया अभी यहाँ पे। अब आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो 2 2 3 1 -1 1 -4 3 -2 टाइम्स x y z इज इक्वल टू -1 -3 एंड 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड द एक्स वाई जेड। यू कैन अप्लाई क्रैमर्स रूल या जो भी आपको, या फिर आप इसमें से ही जेड को एलिमिनेट कर सकते हो या एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है। तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा, y भी 2 आएगा और z का वैल्यू कितना आएगा, बाय द वे -3 आएगा, -3। हाँ, मैं भी ऐसे एक्स वाई जेड लेके सॉल्व करता हूँ, लैम्डा लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े टाइम लगेगा तुम्हें, लेकिन क्या ये बात हाँ समझ आई किस तरह से करना है। हाँ समटाइम्स ये इजी होगा, समटाइम्स ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। इफ a vector is equal to 2i minus k comma b vector equals -i plus 3k and c vector equals I plus 2k vector, find the scalars x and y such that c vector equals x times a vector plus y times b vector। तो इनडायरेक्टली ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ही हो गया, c इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, है क्या। आप बताओ जल्दी से, अब x और y फाइंड करो। तो करेक्ट है। बिल्कुल सही, हाँ सर, डायरेक्ट किया गया। x भी 1 आएगा और y भी 1 आएगा। तो जो c है, c आपने लिखा था, मतलब ये यदि अप्लाई कर दें तो i plus 2k is equal to x times a 2i minus k हाँ सर। plus y times b मतलब minus i plus 3k। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। अब देखो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई हो गया, और k की बात करें तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -x प्लस 3y, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ मिलेगा 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 6y, और ये कितना है, 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा ना, 5y। इसका मतलब है कि y की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, y 1 हो गया, इसमें पुट कर देते हैं, तो इससे हमें x क्या मिल जाएगा, देखो 1 पुट करेंगे इधर जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आए? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन, show that the point with position vector, so that the points with position vector
vectors minus j plus 2k comma I minus 2j plus 3k and minus 2i plus j are collinear. ओके है ना, आंसर करो। देखो इसको कैसे करेंगे, है ना, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखो ये ओरिजिन हो गया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है तो ये 3 वेक्टर बना दिए, ठीक है। ये ए हो गया और बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि प्रूव सो दैट द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस आर कोलिनियर। तो हम पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही आएगा ना। तो अब हाँ यहाँ पे ये लेट से मैं इसको ए बना देता हूँ, ये बी मतलब ओ ए वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर हो गया और ये ओ सी वेक्टर हो गया। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया बी का, तो इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो आई माइनस, तो ये तो हो जाएगा आई। अच्छा 2j माइनस ऑफ माइनस जे, तो ये माइनस जे आ जाएगा। देखो ध्यान से, -2j में प्लस जे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -j। अच्छा 3k में से 2k सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब चाहे तो आप बीसी वेक्टर निकालो या एसी वेक्टर, कोई भी निकाल सकते हो। तो लेट से मैं बीसी वेक्टर निकाल देता हूँ। तो बीसी वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्या ये बात समझ आई, बीसी वेक्टर, है ना। तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, इसमें से ये सबट्रैक्ट करना है। तो -2i ऑफ माइनस आई, तो -3i हो जाएगा। और j में से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो +3j वेक्टर आ जाएगा। और 0 -3 के, तो -3 के वेक्टर आ गया। तो अब देखो यहाँ पे यदि मैं -3 ले लूँ तो ये क्या हो गया, i प्लस, सॉरी -3 कॉमन ले तो i -j प्लस k, ये वेक्टर हो गया, ये bc वेक्टर हो गया। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो कि bc वेक्टर जो था, क्या वो -3 टाइम्स ये क्या था, i माइनस जे प्लस के, क्या ए बी वेक्टर था। बी सी इक्वल टू -3 ए बी वेक्टर, इसका क्या मतलब, देखो हमें लेमडा मिल गया कि नहीं मिला। मतलब बी सी एंड ए सी ए बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और एक पॉइंट देखो बी कॉमन है, एंटी पैरेलल है और एक बी पॉइंट कॉमन है, तो ये क्या बोलोगे आप कि ए बी सी आर कॉलिनियर। बाय द वे ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें लेमडा मिल गया। लेमडा कितना है, -3, तो यहीं से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, दिस एम्प्लाई ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। क्या इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। राइट डाउन, तो आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। if 3a vector comma 5b vector and 15b vector minus 6a vector are position vector of position vectors of points a comma b and c respectively, so that
show that points A, B and C are collinear. आंसर करो। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। ये भी पोजीशन वेक्टर ही है। लेट्स से ये A हो गया कितना 3A, ठीक है। B वेक्टर हो गया 5B और C का पोजीशन वेक्टर होगा 15B माइनस 6A, ऐसा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, AB वेक्टर निकालो, कितना हो जाएगा, इसमें से ये सेपरेट करें, 5B माइनस 3A वेक्टर आ गया। AC वेक्टर निकाल दो, AC वेक्टर कितना आ जाएगा, इसमें से ये सेपरेट करें तो 15B और इसमें से ये सेपरेट माइनस 9A आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो ध्यान से 3 टाइम्स यदि 3 कॉमन लें तो 5B माइनस 3A आ गया और देखो ये क्या हो गया 3 टाइम्स AB। तो देखो AC वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB। तो इसका क्या मतलब हो गया, देखो AC और AB, लेट से ये 3 पॉइंट है, ये AC हो गया, AC लेट से, और ये AB हो गया लगभग लाइक इस तरह से, यहाँ पे कहीं भी है। तो ये क्या बोल रहा है कि AC वेक्टर जो है, AC वेक्टर AB का 3 टाइम्स है। तो एक देखो लैम्डा मिल गया कि नहीं मिला, लैम्डा स्केलर मिला 3। तो इसका क्या मतलब, दिस इम्प्लाई A, B एंड C आर कॉलिनियर। देखो ध्यान से, क्या समझा, देखो कहाँ अटक रहे थे आप लोग, कहाँ समझ में क्या दिक्कत आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है, the vectors AB is equal to 3I plus 4K and AC vector equals 5I minus 2J plus 4K are sides of triangle ABC. The length of median through A is, आपको बताना है कि कितना होगा। ए ऑप्शन है, वी हैव ए ऑप्शन एज अंडर रूट 288, बी ऑप्शन लिखो अंडर रूट 18, सी ऑप्शन लिखो अंडर रूट 72 एंड डी ऑप्शन लिखो अंडर रूट 33 ना। अच्छा, 2 पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा बताओ। एक्स, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो ए बी का जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2 एंड z1 प्लस z2 y2, इस तरह से आ जाएगा। समझ आए? हाँ। अभी इसको आंसर करो फटाफट।